स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे अज्ञे की कविता अंधेरे में। ये एक लंबी कविता है। आज हम इसका भाग 10 कर रहे हैं और उम्मीद है कि आज ये लंबी कविता समाप्त हो जाएगी। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं। एकाएक हृदय धड़क कर रुक गया, क्या हुआ। देखिए, हम जो कविता कर रहे हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए कि अज्ञे का जो काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा, उसमें संकलित ये कविता है। यहाँ पर कवि उन जन क्रांति का वर्णन करता है या जो पूरे नगर में जो एक हवा चल पड़ी है या नगर में उत्पन्न जो क्रांति है और सरकार उस आंदोलन को दबाने का कैसा प्रयास करती है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। एकाएक अचानक हृदय की धड़कन रुक गई, क्या हुआ। ऐसा कवि को ऐसे लगा मानो कि हृदय रुक गया हो, नगर से भयानक धुआं उठ रहा है। कवि को लगा या कवि ने देखा कि नगर में ये भयानक धुआं उठ रहा है, यानी नगर में ये क्या हो गया। कहीं आग लगी है, कहीं गोली चल गई, कहीं पर आग लग गई तो कहीं पर गोलियां चलने की आवाज आ रही है। सड़कों पर मरा हुआ फैला है सुनसान और चारों ओर सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है। हवाओं के अदृश्य ज्वाला की गर्मी का आवेग। चारों ओर शहर में जो आग लगी है उसके कारण हवाओं में गर्मी बढ़ गई है। आवेग यानी तेज गति से या तेज गर्मी फैल गई है या गर्मी बढ़ती ही जा रही है। साथ साथ घूमते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ सोते हैं, खाते हैं, पीते, जन मन उद्देश्य। लेकिन तभी कवि को क्या ध्यान आता है, उन लोगों का ध्यान आता है जो क्रांति के लिए एकत्रित हुए थे। वे सभी लोग एकता से रहते हैं, सभी साथ घूमते हैं, साथ रहते हैं, साथ ही सोते हैं, साथ ही खाते और पीते हैं। ये वो लोग हैं जो एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव रखते हैं या एक दूसरे से। जन मन का उद्देश्य क्या है, क्रांति कि उनका उद्देश्य एक ही है, शत्रु वर्ग का नाश करना और संपूर्ण समाज में भलाई करना, ये उनका उद्देश्य है। इसीलिए उनके विचार एक जैसे हैं, उनके सारे क्रियाकलाप भी एक जैसे हैं। पथरीले चेहरों के खाकी ये कसे ड्रेस, तभी कवि को किसका ध्यान आया, खाकी ड्रेस वाले पथरीले चेहरों का। यानी जो वहां पर सिपाही घूम रहे हैं, घूमते हैं यंत्रवत, मशीन की तरह, यंत्र की तरह वो घूम रहे हैं। शरीर पर खाकी रंग की वर्दी पहनी हुई है और उनके चेहरे बहुत ही पथरीले और कठोर दिखाई देते हैं। वे पहचाने से लगते हैं वाकई कि वो अनजान नहीं है। ऐसे लगता है कि उनको हम पहचानते हैं, उन्हें पहले भी कहीं देखा है। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। और कवि कहते हैं कि वहां पर चारों ओर जो क्रांतिकारी हैं वो सैनिकों से मुकाबला कर रहे हैं और सैनिकों के द्वारा कहीं पर गोली चलाई जा रही है और कहीं पर आग लगाई जा रही है। सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक यानी वाणी से रहित। चिंतक, शिल्पकार, नर्तक चुप। चारों ओर सन्नाटा है। उनके ख्याल से ये सब गप है, मात्र किंवदंती है। उनके ख्याल से यानी उनके विचार से ये सब क्या है, ये केवल गप है यानी कोरी कल्पना है। जिन घटनाओं के बारे में लोगों को सुनने को मिल रहा है वो केवल किंवदंती है यानी केवल झूठ है, केवल कह दी गई बात है। इसीलिए सब चुप हैं। कोई भी इस पर अपनी जो समाज में घटनाएं घटित हो रही है इन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। रक्तपाई वर्ग से नाभि नाल बद्ध ये सब लोग। नाभि नाल यानी नाभि से जोड़ने वाला, नाभि नाल यानी नाभि से जोड़ने वाला जो नाल है वो बंधा हुआ है। तो कवि इन लोगों को आड़े हाथों लेते हुए क्या कहते हैं कि ये किससे जुड़े हैं, ये रक्तपाई वर्ग से जुड़े हैं। रक्तपाई वर्ग से तात्पर्य क्या है, शोषक वर्ग से, जो गरीबों का खून चूस रहे हैं, रक्त पी रहे हैं, उससे जुड़े हैं। नाभि नाल का इनके साथ जुड़ाव है। जैसे एक शिशु अपनी माँ के साथ नाभि नाल से जुड़ा होता है, उसी प्रकार ये भी अपनी आजीविका के लिए पूंजीपति लोगों पर आश्रित है, इसीलिए ये चुप हैं। नपुंसक भोग शिरा जालों में उलझे। ये नपुंसक हो गए हैं यानी इनके जो विचार हैं वो खत्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। ये भोग शिरा जालों में उलझ गए हैं। ये अर्थात ये भोग को या सुख सुविधाओं को ज्यादा महत्व देते हैं। पूंजीपति लोगों या अमीर लोगों के जो भोग विलास वाला जीवन है उसको ज्यादा महत्व देते हैं। प्रश्नों की उलझी सी पहचान, राह से अनजान, वाक रुदंती। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके
जो प्रश्न है, उथली सी पहचान है उनकी। किसकी है उथली सी पहचान? प्रश्नों की, यानी समाज में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं सही रूप से पहचानी नहीं जा रही है, एक हल्की सी पहचान है, रास्ते अनजान है। और वाक यानी वाणी रो रही है। वाणी कौन है? माँ सरस्वती। माँ सरस्वती क्या कर रही है? रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि उन्होंने जिसको ज्ञान दिया, जिसको बुद्धि दी, वही अब चुप है, बिल्कुल शांत है। चढ़ गया उर पर कहीं कोई निर्दयी। और जो शोषित वर्ग है उनकी सहायता के लिए जब वो वाणी का प्रयोग नहीं कर रहे, तो आज उन्हीं गरीबों के हृदय पर कोई पूंजीपति प्रहार कर रहा है, कोई निर्दयी यानी कोई पूंजीपति प्रहार कर रहा है। इसीलिए कहीं आग लगी और कहीं गोली चल गई। भव्याकार भवनों में विवरों में छुप गई। विवर का मतलब क्या है? जो छुपने की जगह, या जहां हम कहें कि कुछ छोटे से आकार के जो स्थान है जहां पर छुपा जा सकता है, छिद्र कह सकते हैं। समाचार पत्रों के पतियों के मुख स्थल गढ़े जाते संवाद, गढ़ी जाती समीक्षा, गढ़ी जाती टिप्पणी, जन मन उर शु। कवि के कहने का भाव क्या है कि जो बड़े बड़े आकार के भवन हैं, उन भवन रूपी बिलों में, विवर यानी छिद्र या बिल में छिप गए हैं। कौन छिप गए हैं? जो बात कहने वाले हैं, या समाचार पत्रों के जो स्वामी हैं, जो साहित्यकार है, जो कलाकार है, वो सब पूंजीपतियों का समर्थन करने वाले हैं। इसीलिए उनके बड़े बड़े आकार के भवन रूपी बिल में छिपकर बैठ गए हैं। समाचार पत्रों के पतियों के मुखस्थल, और जो समाचार पत्र के स्वामी हैं, उनके मुख से कैसे संवाद गढ़े जाते हैं, कैसी समीक्षा की जाती है, कैसी टिप्पणी की जाती है? जैसा पूंजीपति वर्ग चाहता है, जैसा पूंजीपति कहता है, वैसे ही टिप्पणी, वैसे ही संवाद, वैसे ही समीक्षाएं समाचार पत्रों के स्वामियों के द्वारा की जाती है। और वो कैसी टिप्पणी गढ़ी जाती है? जो जनता के मन, उसके हृदय को चीर दे, या उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाए, उसके हृदय में चुभे, ऐसी टिप्पणियों की रचना वो करते हैं। बौद्धिक वर्ग है क्रीतदास। जो बौद्धिक वर्ग है वो क्रीतदास, यानी जिनको खरीद लिया जाता है, ऐसे दास या ऐसे गुलाम। जो बुद्धिमान वर्ग है या जो बौद्धिक वर्ग है, वो तो खरीदे हुए दास के समान है। किराए के विचारों का उद्भास, वो जो उनसे जिन भी विचारों का उद्भास यानी उदय होता है, वो कैसे हैं? किराए के विचार हैं, उनके स्वयं के विचार नहीं है, बल्कि वो पूंजीपति व्यक्तियों के विचार हैं। बड़े बड़े चेहरों पर स्याहियां पुत गई है। कवि कहते हैं कि जो बड़े बड़े चेहरे थे, जो बौद्धिक वर्ग में अपना स्थान रखते थे, जो साहित्यकार थे, महान पत्रकार थे, महान कलाकार थे, उनके चेहरे पर स्याही पुत गई है, कालिमा लग गई है। नपुंसक श्रद्धा, नपुंसक यानी जहां से कुछ नया उत्पन्न ना हो, ऐसे विचार हैं, ऐसी श्रद्धा है। सड़क के नीचे की गटर में छिप गई, कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। कि जो गरीबों के प्रति शोषण या गरीबों के प्रति शोषण करने वाले हैं, उनके साथ बौद्धिक वर्ग जुड़ गया है। श्रद्धा का भाव नपुंसक हो गया है, दया का भाव नपुंसक हो गया है। ऐसे लगता है कि सड़क के नीचे गटर में छिप गया है, कहीं आग लगी और कहीं गोली चल गई। धुएं के जहरीले मेघों के नीचे ही हर बार द्रुत निज विश्लेष गतियां जैसी परिस्थितियां बन गई है, उसके कारण चारों ओर धुएं के जहरीले बादल छा गए हैं, और उनके नीचे हर बार द्रुत यानी तीव्र, तेज, निज यानी अपनी विशेष गति है। एक स्प्लिट सेकंड में सत साक्षात्कार, एक स्प्लिट यानी एक सेकंड के विभाजन में सैकड़ों साक्षात्कार। या साक्षात्कार का तात्पर्य क्या है? विश्लेषण करना, आत्म विश्लेषण करना। कवि क्या कहते हैं कि मैं जब उस जहरीली हवा में सांस लेता हूं, तो एक सेकंड में 100 बार मैं आत्म विश्लेषण, शत यानी सैकड़ों बार मैं आत्म विश्लेषण करता हूं। टूटते हैं धोखों से भरे हुए सपने, चारों ओर अत्याचार को देखकर, चारों ओर धोखे को देखकर सपने टूट रहे हैं। किसके? जन कल्याण के सपने टूट रहे हैं। रक्त में बहती है शान की किरणें, और मेरे वे सपने खून की नदी में बह जाते हैं। विश्व की मूर्ति में आत्मा ही ढल गई है।
तो यहाँ पर फिर भी अगर देखें तो मेरी आत्मा संसार के लोगों की आत्मा से मिलकर एकाकार हो गई है। विश्व यानी संसार की मूर्ति में आत्मा ढल गई है, अर्थात मेरी आत्मा उनमें मिलकर एकाकार हो जाती है या हो गई है। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। तो कवि कहते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्रांति में मेरा अपना ही खून बहा है। ये आग कहीं और नहीं लगी बल्कि मेरे ही घर में लगी है। ये गोलियां कहीं और नहीं चली बल्कि मुझ पर ही चल गई है। इन पंक्तियों में कवि ने स्पष्ट किया है कि जो समाचार पत्रों के स्वामी हैं और जो पत्रकार वर्ग है वो पूंजीपतियों के हाथों के खिलौने मात्र हैं। वो बिक चुके हैं। शोषितों के प्रति उनके द्वारा व्यक्त की गई सहानुभूति बिल्कुल झूठी है, बेवजह है। यहाँ पर आग और गोली क्रांति का प्रतीक है। सहज सामान्य भाषा का प्रयोग किया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लगभग सभी पंक्तियों में जो हम पहरा कर रहे हैं उसमें लगभग उपमा अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। राह के पत्थर ढोकों के अंदर, पहाड़ों के झरने तड़पने लग गए। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि जो सत्ता प्राप्त शोषक का अत्याचार है वो अब ज्यादा दिन नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि मार्ग में पड़े हुए राह यानी मार्ग के जो पत्थर हैं, ढोकों यानी पथरीली रुकावटों, तो मार्ग में पड़े हुए जो पत्थर हैं उन पत्थरों से भी पहाड़ों के झरने नहीं रुकते हैं। यानी पानी की धाराएं फिर भी निकल पड़ती है, चाहे पत्थर की कितनी भी रुकावटें झरने के आगे क्यों ना आए। ये झरने तड़पने लग गए, तड़पते हुए से दिखाई देते हैं। भाव क्या है कि अब जो सामान्य व्यक्ति में भी क्रांति के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। मिट्टी के लोंदे के भीतर भक्ति की अग्नि का उद्रेक है। यानी अब उत्पत्ति हो रही है। किसके अंदर? मिट्टी के लोंदे के अंदर भी, अर्थात जो मिट्टी के लोंदे के समान मूर्ख व्यक्ति है उसमें भी अब क्रांति की अग्नि भड़कने लगी है, भड़कने लग गया है। धूल के कण में अनहद नाद का कंपन, कि छोटे से छोटे कण में, धूल कण यानी छोटे से छोटे कण में भी अब अनहद नाद यानी कभी ना समाप्त होने वाला जो स्वर है उसका कंपन सुनाई देने लगा है। और वो कैसा है? बहुत ही खतरनाक है। मकानों के छत से गार्डर कूद पड़े धम से। मकानों की छत से, यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? क्रांति की बात करें कि चारों ओर इस प्रकार क्रांति उत्पन्न हो गई है कि उसको देखकर ऐसे लगता है कि मकानों के ऊपर लगे हुए लोहे के जो गार्डर हैं वो भी मुकाबले के लिए नीचे आ गए हैं, कूद पड़े हैं, यानी इस क्रांति में अपना योगदान दे रहे हैं। भाव क्या है कि समाज का जो शोषित वर्ग है, अभावग्रस्त या गरीब लोग भी अब क्रांति में खुलकर भाग लेने लगे हैं। घूम उठे खंबे भयानक वेग से चल पड़े हवा। कवि क्या कहते हैं कि पूंजीपति वर्ग के विरोध में प्रत्येक प्राणी ने बगावत कर दी है। सिर्फ प्राणी मात्र ही नहीं बल्कि निर्जीव वस्तुएं भी। जैसे गार्डर की बात कवि ने की, वैसे ही कह रहे हैं कि घूम उठे खंबे। खंबा क्या है? यहाँ निर्जीव वस्तु है, वो भी क्रांति में तेज गति से घूम उठे हैं, भयानक वेग से चल पड़े हवा में। और वो खंबे ऐसे लगता है कि तेज गति से हवा में चलने लगे हैं। दादा का सोंटा भी करता दाव पेच, नाचता है हवा में। अब जो दादाजी के पास चलने के लिए जो सोंटा था यानी लाठी थी सहारे के लिए, वो भी हथियार बनकर हवा में अपने दाव पेच दिखाने लगे हैं। गगन में नाच रही कक्का की लाठी, और गगन में यानी आसमान में कक्का यानी चाचा की लाठी भी हथियार बनकर आसमान में नाच रही है। यहाँ तक कि बच्चे की पेंपे भी उड़ती तेजी से लहराती घूमती है हवा में सलेट पट्टी। लेकिन इसके साथ साथ बच्चे की पेंपे वो भी हवा में उड़ रही है और लहरा रही है। क्या लहरा रही है? उनकी सलेट पट्टियां, यानी जिन पर वो अभी पढ़ना लिखना सीख रहे हैं वो भी हवा में लहरा रहे हैं। यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि छोटी से छोटी वस्तु से लेकर प्रत्येक आसपास की सजीव के साथ साथ निर्जीव वस्तुएं भी अब क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। एक एक वस्तु, एक एक प्राणीगण प्राणाग्नि बम है कि अब प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक प्राणाग्नि एक बम के समान है परमास्त्र, प्रक्षेपास्त्र यम है। शून्य काश में से होते हुए वे अरे अरी पर ही टूट पड़े अनिवार्य यानी बिना रोक टोक के। प्राणाग्नि यानी प्राणों की आग है। क्या है वो? परमास्त्र,
यानी परम अस्त्र, सबसे दिव्य अस्त्र है। तो यहाँ पर कवि के कहने का भाव क्या है कि अब कोई भी पीछे नहीं है, सब अपने अपने जिसके पास जो वस्तु है उसे हथियार के रूप में वो प्रयोग कर रहे हैं। और ये सब मामूली वस्तुएं नहीं है, ये दिव्यास्त्र बन गए हैं। इन्हें फेंककर शत्रु का वध किया जा सकता है। ये इन्होंने बम का रूप धारण कर लिया है और बिना किसी बाधा के अनिवार्य टूट पड़े, अरे यानी शत्रु पर, और ये बिना किसी बाधा के शत्रु पर टूट पड़ेंगे, अर्थात उस पर प्रहार करेंगे। ये कथा नहीं, ये सब सच है भाई। और कवि ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये किंवदंती, कथा या कहानी नहीं है, ये सब हमारे समाज की सच्चाई है। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई, कि कहीं पर क्रांति के लिए आग लगाई गई और कहीं पर गोली चलाई गई, किसी क्रांति को दबाने के लिए। किसी एक बलवान तनश्याम लुहार ने बनाया कंडों का वर्तुल ज्वलंत मंडल। किसी बलवान यानी किसी शक्तिशाली ने तन शाम रंग के शरीर वाले लुहार ने बनाया। लुहार ने कंडों का वर्तुल ज्वलंत मंडल। कंडे क्या है? जो गोबर को पाथ कर बनाए जाते हैं कंडे, उनका वर्तुल यानी गोलाकार और जलने वाला मंडल बनाया। उनको एक गोलाकार आकार में रखा और उनको जलने के लिए तैयार किया। स्वर्णिम कमलों की पंखुड़ियां जैसे जैसे ही ज्वालाएं उठती हैं और जैसे कि स्वर्णिम उसमें से जो ज्वालाएं निकल रही हैं वो कैसे दिखती हैं? जैसे सुनहरे कमल की पंखुड़ियां हैं। और उस गोल गोल ज्वलंत रेखा में रखा है लोहे का चक्का, और जो वो गोलाकार जलने वाली रेखा है उस पर एक लोहे का चक्का रख दिया गया है। चिनगियां स्वर्णिम नीली व लाल फूलों सी खिलती, और वहां से जो चिंगारियां निकल रही हैं वो सुनहरी नीली लाल रंग की फूल के समान खिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ बलवान जन सांवले मुख के, और वहां पर कुछ बलवान लोग हैं जो सांवले मुख वाले हैं, चढ़ा रहे लकड़ी के चक्के पर जबरन लाल लाल लोहे की गोल गोल पट्टी घन मार यानी हथौड़ा मार मार कर उस पर लोहे की एक पट्टी चढ़ा रहे हैं। उसी प्रकार अब आत्मा के चक्के पर चढ़ाया जा रहा है संकल्प शक्ति के लोहे का मजबूत ज्वलंत टायर। कि उसी प्रकार जैसे उस लोहे के चक्कर पर पट्टी चढ़ाई जा रही है, वैसे ही मानव की आत्मा रूपी चक्के पर क्या चढ़ाया जा रहा है? मजबूती के लिए संकल्प शक्ति लोहे का। ये लोहा कैसा है? ये संकल्प की शक्ति का लोहा है, ताकि हृदय को मजबूत किया जा सके। एक ज्वलंत टायर, यानी अब उस पर चक्का चढ़ाया जा रहा है जो आत्मा की दृढ़ता या आत्मा की दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। अब युग बदल गया वाकई, अब समय बदल रहा है। कहीं आग लगी, कहीं गोली चल गई। गेरुआ मौसम उड़ते हैं अंगार, चारों ओर गेरुआ यानी लालिमा लिए हुए मौसम है, अंगारे उड़ रहे हैं। जंगल जल रहे जिंदगी के, अब कि अब चारों ओर क्या है? जिंदगी के जंगल जल रहे हैं। ऐसे लगता है चारों ओर क्रांति के विचार पैदा हो रहे हैं या उत्पन्न हो रहे हैं। जिनके की ज्वलंत प्रकाशित भीषण फूलों में बहती वेदना नदियां, जिनके की जल में सचेत होकर सैकड़ों सदियां ज्वलंत अपने बिंब फेंकती हैं। जिनके की ज्वलंत जलने से उत्पन्न जो प्रकाश है उसकी भीषण फूलों में बहती वेदना नदियां। यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर भयंकर फूलों से पीड़ा की नदियां बह रही हैं। वेदना यानी पीड़ा की नदियां बह रही है। जिनके की जल में सचेत होकर सैकड़ों सदियों के जो ज्वलंत अपने बिंब, यानी सैकड़ों सालों के जो शोषण के बिंब है, ज्वलंत अपने बिंब है। यहाँ मजदूर गरीब वर्ग की वेदना के जो बिंब है वो जैसे उसमें दिखाई दे रहे हैं। कहने का भाव क्या है कि सामान्य लोगों के जीवन में अब क्रांति का प्रकाश फैल रहा है। जो सैकड़ों से पीड़ा की नदियां बह रही थी, अब उसमें प्रकाश बिंब को देख पा रहे हैं, यानी क्रांति की ज्वाला के बिंब उसमें दिखाई दे रहे हैं। वेदना नदियां, ये पीड़ा से भरी हुई नदियां जिनमें कि डूबते हैं युगानुयुग से मानो की आंसू। ये वेदना रूपी नदियां हैं, ऐसे लगता है मानो लंबे काल से, युगानुयुग से तात्पर्य क्या है? लंबे काल से जैसे आंसू डूब गए हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार है। पिताओं की
चिंता का उद्विग्न रंग भी। और इसके साथ साथ जो नव युवा वर्ग है उसके पिता की जो चिंता और बेचैनी है वो भी, उसका उत्तेजित रंग भी अब विवेक पीड़ा की गहराई बेचैन डूबा है, जिसमें श्रमिक का संताप वह जल पीकर। और यहाँ पर इसके साथ साथ विवेक की पीड़ा क्या है कि इतने समय से जो विवेक धारण कर रखा था वो पीड़ा, वो दर्द, वो कितना गहरा है, कितना बेचैन करने वाला है। यानी कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि जो श्रमिक वर्ग है उसके जीवन में जो पीड़ा है वो बहुत गहरी है। ज्ञान रूपी पीड़ा की गहराई में मजदूर का दुख अब डूबता जा रहा है। वे अपने अधिकारों के लिए अब संघर्ष करने लगे हैं। वह जल पीकर, कौन सा जल? क्रांति का जल पीकर मेरे युवकों में होता जाता व्यक्तित्वांतर, यानी अब मेरे देश के युवाओं में, उनके व्यक्तित्व में अंतर आ रहा है, बदलाव आ रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह से करते हैं संघर्ष कि अब वो अलग अलग क्षेत्रों में संग्राम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे मानव की ज्वाला पंखुड़ियों से घिरे हुए वे सब अग्नि के शतदल कोश में बैठे हैं और उनको देखकर ऐसे लगता है मानो वो क्रांति की ज्वाला रूपी सैकड़ों पंखुड़ियों वाले कमल के कोश में घिरे हुए बैठे हैं। शतदल, सैकड़ों पत्तों के बीच में कोश, यानी खजाना कह सकते हैं, या पत्तों से बना हुआ कोश, जगह, स्थान में वो अग्नि के जलते हुए पंख लेकर पंखुड़ियों वाले सैकड़ों ऐसी क्रांति की ज्वाला उस कमल में बैठे हैं। द्रुत वेग बहती है शक्तियां निश्चय। द्रुत वेग यानी दृढ़ निश्चय तेज गति से बह रही है, तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर। शक्तियां निश्चय यानी निश्चय होकर किस ओर? लक्ष्य की ओर बह रही हैं। कहीं आग लग गई, कहीं गोली चल गई। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि जो पूंजीपति वर्ग है वो क्या कर रहा है? गरीब लोगों के घरों में आग लगा रहा है, सरकार के द्वारा गोलियां चलाई जा रही हैं। लेकिन अब जो शोषित वर्ग है या जिनका शोषण किया जा रहा है, उन्होंने ये निश्चय कर लिया है किसका? क्रांति की शक्ति का, कि अब हम क्रांति के द्वारा न्याय लेकर ही रहेंगे, अन्याय का विरोध हम करेंगे। एकाएक फिर स्वप्न भंग। लेकिन कवि क्या कहते हैं कि अचानक मेरा सपना टूट गया, बिखर गए चित्र की मैं फिर अकेला। मेरे सपने, जैसे ही मेरा सपना टूटा, सपने में दिखाई देने वाले सारे दृश्य बिखर गए, मैं अकेला रह गया। मस्तिष्क हृदय में छेद पड़ गए। और कवि को ऐसे लगता था जैसे जैसे वो अपने पुरानी बातें या सपने की बातें याद करते थे कि जैसे मानो उसके हृदय और उसके चेहरे पर, उसके मस्तिष्क में, दिमाग में बहुत गहरे घाव हो गए हैं। परंतु दुखते हुए रंध्रों में गहरा प्रदीप्त ज्योति का रस बस गया। लेकिन वो जो दुखते हुए छिद्र थे, रंध्र यानी छिद्र, उनमें क्या बस गया? गहरा, गंभीर, जलती हुई ज्योति का रस जैसे निवास कर गया। तो कवि के यहाँ जो भाव हैं वो क्या है कि उनके को बहुत से ऐसे गहरे घाव हैं जो उन्हें पीड़ा देते हैं, लेकिन उन पीड़ा में क्या है? जलती हुई ज्योति का रस प्रदीप्त है, जल रहा है। जलती हुई ज्योति का रस बस गया है, रस निवास कर गया है। कहने का भाव क्या है कि जागृति उत्पन्न हो गई है। मैं उन सपनों का खोजता हूँ आशय, यानी मैं उन आए हुए जो मेरे सपने थे उनका अर्थ ढूंढने का प्रयास करता हूँ। अर्थों की वेदना घिरती है मन में, और जब मुझे उनके अर्थ समझ में आते हैं तो उनकी वेदना, उनकी पीड़ा मेरे मन को घेर लेती है। अजीब झमेला। कवि कहते हैं कि मैं अजीब संकट में हूँ, अजीब झंझट में फंस गया हूँ। घूमता है मन उन अर्थों के घावों के आसपास, आत्मा में चमकीली प्यास भर गई है। कवि कहते हैं कि मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा मन उन घावों के आसपास, जो अर्थों को जानने के बाद मुझे घाव मिले हैं, यानी जिस क्रांति को मैंने सपने में देखा था और उस क्रांति को जब मैं समझ रहा हूं तो क्या हो रहा है कि मेरी आत्मा में एक चमकीली प्यास भर गई है, जिससे मैं क्या हो गया हूं? आशावान हो गया हूं। तो यहाँ पर कवि को ये लगता है कि निश्चय ही आत्मा में जो चमकीली प्यास है वो प्यास क्या है? उसकी कामना है, उसकी इच्छा है, जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। और कवि को लगता है कि अब मेरा जो सपना है वो सिद्ध होगा, मेरा जो सपना है साकार होगा।
जग भर दिखती है सुनहली तस्वीरें मुझको। और कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि मुझे अब सुनहली तस्वीरें दिखाई देती हैं, मानो कि कल रात किसी अनपेक्षित क्षण में ही सहसा प्रेम कर लिया हो जीवन भर के लिए। वो कवि क्या कहते हैं कि जैसे उनका स्वप्न टूटा, टूटने के बाद उनके मस्तिष्क पर या उनके मानस पटल पर क्या रह गई, सुनहरी तस्वीरें उभरने लगी या सुनहरी तस्वीरें दिखाई देने लगी, मानो कि जैसे कल रात किसी अनअपेक्षित, जिसकी आशा ना हो, आशा से रहित वो पल, वो क्षण अचानक आ गया और मैंने क्या कर लिया, उस पल में प्रेम कर लिया या प्रेम जी लिया, प्रेम का जीवन जी लिया जीवन भर के लिए। यानी वो प्रेम का भाव क्या था, जीवन भर का प्रेम था, मानो कि उस क्षण। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार बार बार यहाँ पर आ रहा है। अतिशय मृदु किन्हीं बाहों ने आकर कस लिया था इस भांति की मुझको। अतिशय यानी बहुत ज्यादा, मृदु यानी कोमल, बहुत ज्यादा कोमल बाहों ने आकर मुझे घेर लिया था, अपनी कोमल बाहों में मुझे कस लिया था। उस स्वपन स्पर्श की, चुंबन की याद आ रही है, अज्ञात प्रणयिनी कौन थी। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि सपने के उस स्पर्श और चुंबन की, स्वपन स्पर्श यानी सपने में जो स्पर्श मैंने अनुभव किया था, जो चुंबन मैंने अनुभव किया था, मुझे उसकी याद अभी भी है और आ रही है। कवि को ऐसे लगता है कि वो सपना नहीं, हकीकत थी। यही कारण है कि वो उन क्षणों को याद कर रहे हैं बार बार और प्रश्न करते हैं व्याकुल होकर कि वो अज्ञात प्रणयिनी यानी अज्ञात प्रेमिका कौन थी जिसका स्पर्श मुझे प्राप्त हुआ था। कमरे में सुबह की धूप आ गई। अब समय बदल गया, सुबह हो गई, सवेरा हो गया और कमरे में सुबह की धूप प्रवेश कर गई। गैलरी में फैला है सुनहला रवि यानी सूर्य का छोर यानी किनारा, कि गैलरी में सूर्य का सुनहरा किनारा फैल चुका है। क्या कोई प्रेमिका सचमुच मिलेगी? मैं अपने आप से प्रश्न करता हूँ, क्या सचमुच मुझे कोई प्रेमिका प्राप्त होगी? हाय यह वेदना स्नेह की गहरी, जाग गई क्यों कर। वो कहते हैं कि मुझे क्या हो गया, मेरे अंदर ये प्रेम की गहरी वेदना या पीड़ा कहाँ से और क्यों जाग गई। कवि स्वयं से ही प्रश्न कर रहे हैं। सब ओर विद्युत तरंगीय हलचल यानी चारों ओर बिजली, विद्युत यानी बिजली की तरंगों के समान हलचल हो रही थी। वो चुंबकीय आकर्षण था, चुंबक जैसा खींचने वाला, वो मुझे खींच रहा था आकर्षण। और बिजली के उस प्रकाश में कवि क्या देखता है, प्रत्येक वस्तु का निज निज आलोक, प्रत्येक वस्तु का अपना अपना तेज वो देखता है या अपनी अपनी रोशनी उसे उस बिजली के प्रकाश में दिखाई देती है। यहाँ पर भाव क्या है कि बिजली के प्रकाश में सभी वस्तुएं जैसे अलग अलग रूप धारण करके चमक रही हो, मानो कि जैसे अलग अलग फूलों के रंगीन अलग अलग वातावरण में बेमाप, कि अलग अलग फूल बिना माप के अलग अलग वातावरण में जैसे खिल जाते हैं, ऐसे लग रहे थे कि मानो अलग अलग वातावरण के अलग अलग प्रकार के फूल खिल गए हैं। संपूर्ण वातावरण ही अलग प्रकार का हो गया है, बेमाप यानी जिसको मापा ना जा सके ऐसा हो गया है। प्रत्येक अर्थ की छाया में अन्य अर्थ झलकता साफ साफ, और प्रत्येक अर्थ में एक अन्य अर्थ झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। डेस्क पर रखे हुए महान ग्रंथों के लेखक मेरी इन मानसिक क्रियाओं के बन गए प्रेक्षक। कि डेस्क पर, प्रेक्षक यानी देखने वाले, डेस्क जो वहां पर बेंच है उस पर रखे हैं कुछ पुस्तकें, वहां पर रखी है महान ग्रंथ यानी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ पुस्तकें वहां पर रखी हुई है। और वो देखने वाले हैं किसको, लेखक की मानसिक क्रियाओं को, लेखक की मानसिक चेष्टाओं को, क्रीड़ाओं को। मेरे इस कमरे में आकाश उतरा, यानी यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है इसीलिए कौन देख, कवि को क्या लगता है कि सामने डेस्क पर जो ग्रंथ रखे हैं, जो पुस्तकें रखी हैं, वही दर्शक बनकर मुझे देख रहे हैं। कवि कहते हैं कि मेरे इस कमरे में जैसे आकाश उतर गया है। कवि का मन यह अंतरिक्ष वायु में सिहरा, कवि का मन अंतरिक्ष की वायु का स्पर्श पाते ही सिहर उठा है। तो यहाँ पर
जैसे कवि का सपना टूटा, उसके बाद उसकी क्या मानसिक क्रियाएं हैं उसके बारे में अभिव्यक्त कर रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं, उठता हूँ जाता हूँ गैलरी में खड़ा हूँ, कि मैं अब उठ गया हूँ, जाकर कहाँ खड़ा हूँ, गैलरी में आकर खड़ा हो गया हूँ। एकाएक वह व्यक्ति आंखों के सामने गलियों में, सड़कों पर लोगों की भीड़ में चला जा रहा है। वही जन जिसे मैंने देखा था गुहा में, यानी गुफा में। कवि कहते हैं कि मैं जैसे ही गली में देख रहा हूं तो मैंने देखा वह व्यक्ति मेरी आंख के सामने है, गली में है, सड़क पर लोगों की भीड़ में है और चला जा रहा है। कवि कहते हैं कि मुझे लगता है ये वही व्यक्ति है जिसे मैंने अंधेरी गुफा में पहली बार देखा था। धड़कता है दिल और उसे देखकर मेरा दिल धड़कने लगता है कि पुकारने को खुलता है मुंह, और मेरा मुंह खुलता है कि मैं उसको पुकार लूं, उसको आवाज दूं। लेकिन तभी अचानक वह दिखा, वह फिर खो गया किसी जनयूथ में। लेकिन अचानक ही जनता के समूह में वो खो गया। वो दिखा, मैंने उसको पुकारने की कोशिश की, मुंह खोलने लगता हूँ कि अचानक ऐसे लगता है वो गुम हो गया है, वो खो गया है और मेरा मुंह खुला हुआ ही रह गया है। उठी हुई बाह यह उठी रह गई, यानी उसको पुकारने के लिए, उसको आवाज देने के लिए, उसको इशारे से बुलाने के लिए मैंने जो भुजा ऊपर उठाई थी वो ऐसे ही उठी रह गई। अनोखी निज समृद्धि का वह परम उत्कर्ष। कवि कहते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो परम उत्कर्ष है। अनोखी निज यानी अपनी, समृद्धि अर्थात उन्नति का। ये जो जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि वह व्यक्ति अब तक ना खोजी गई, अनखोजी, जिसको खोजा नहीं गया, ऐसी मानव की समृद्धि के चरम विकास, परम उत्कर्ष यानी चरम विकास और परम अभिव्यक्ति, और जो भावाभिव्यक्ति है उसका मूल आधार है। मैं उसका शिष्य हूँ, और अर्थात वह व्यक्ति मेरा गुरु है और मैं उसका शिष्य हूँ। वह मेरी गुरु है और वो और कोई नहीं, वो गुरु है। सच्चाई क्या है कि कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि मेरे गुरु है, जो मुझे मार्ग, जो मुझे रास्ता दिखा दे रही है। और वो कौन है? स्वयं कवि की चेतना है, स्वयं कवि के भीतर का जो उसका मन है, उसकी चेतना है। कवि कहते हैं कि वह मेरे पास कभी बैठा ही नहीं था, कि वो जो जिसको मैंने देखा था वह मेरे समीप कभी नहीं आया, मेरे पास कभी नहीं बैठा, मेरे कभी पास आया नहीं था। तिलस्मी खो में देखा था एक बार, मैंने उसे जादुई गुफा में एक बार देखा था, आखिरी बार ही, और वो देखना आखिरी बार था। पर वह जगत की गलियों में घूमता है प्रतिपल। लेकिन कवि कहते हैं कि मैंने तो उसे आखिरी बार देखा था, लेकिन वह व्यक्ति संसार की गलियों में हर क्षण घूमता है। वह फटे हाल रूप, यानी उसके कपड़े फटे हुए हैं और फटे हाल रूप में, गरीब हालात में, दरिद्रता के हालात में मुझे दिखाई देता है। तंगी तरंगीय वही गतिमयता, तड़ी तरंगीय, तड़ी तरंग, तरंग तड़ित, किसकी तरंग? बिजली की तरंग वही गतिमान, बिजली की तरंग के समान उसमें तीव्र गति है। अत्यंत उद्विग्न ज्ञान तनाव वह, लेकिन वो कैसा है? बहुत ज्यादा उद्विग्न है, उत्तेजित है। ज्ञान तनाव वह, सकर्मक प्रेम की वह अतिशयता वही फटेहाल रूप, अर्थात वो बड़े ही फटेहाल रूप में है, अर्थात बड़ा ही जीर्ण शीर्ण जीवन जी रहा है, या गरीबी और दरिद्रता का जीवन जी रहा है, लेकिन उसमें सकर्मक प्रेम है, कर्म सहित प्रेम का भाव बहुत ज्यादा है। माना कि वो अत्यंत उद्विग्न, उत्तेजित है, उसमें ज्ञान का, बुद्धि का तनाव है, सोचने की शक्ति है जिससे उसे तनाव उत्पन्न होता है, लेकिन वो हालात उसकी कैसी है? वो फटे हाल रूप में है। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में। कवि कहते हैं कि वो मेरा गुरु है और कभी एक स्थान पर नहीं रुका, लेकिन वो कौन है? वह व्यक्ति की परम अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति अपने भावों को अभिव्यक्त करना, लगातार घूमती है जग में, और वो भाव, वो अभिव्यक्ति इस संसार में लगातार घूमती है, लगातार विचरण करती है। पता नहीं जाने कहाँ वह है। कवि कहते हैं कि लेकिन ये पता लगाना कठिन है कि वो कहाँ है, उसका स्थान कहाँ है। इसीलिए मैं हर गली में, हर सड़क पर झांक झांक देखता हूँ हर एक चेहरा,
कवि कहते हैं कि उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे उसके स्थान का नहीं पता, उस अभिव्यक्ति के, उस संसार में विचरण करने वाली जो अभिव्यक्ति है उसके स्थान का मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं सड़क पर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे को देखता हूँ, झांक झांक कर देखता हूँ, उसकी गतिविधियों को मैं देखता हूँ। प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र, प्रत्येक व्यक्ति को, उसके चरित्र को, या इस संसार में जो भी चरित्र हैं, जो व्यक्ति हैं, उन सबको, उनकी गतिविधियों को मैं देखता हूँ। वह हर एक आत्मा का इतिहास है कि वो परम अभिव्यक्ति प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक चरित्र का, प्रत्येक आत्मा का इतिहास है। हर एक देश व राजनीतिक परिस्थिति, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्श, वह परम अभिव्यक्ति प्रत्येक देश और वहां की राजनीतिक स्थिति है। यही नहीं, इसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अनुभव किया गया, स्वानुभूत यानी स्वयं के द्वारा अनुभव किया गया वो आदर्श है। अर्थात कि वो प्रत्येक मानव के मन में है, प्रत्येक मानव की अनुभूति है। विवेक, प्रतिक्रिया, क्रियागत परिणति, खोजता हूं पठार पहाड़ समुद्र, कि वह ज्ञान की प्रक्रिया है। और क्रियागत परिणति, और क्रिया का ही, क्रियागत यानी प्रक्रिया या क्रिया के द्वारा किया गया या कोई कार्य किया गया हो, उसकी परिणति है, उसका परिणाम है। कवि कहते हैं कि वो उसकी गतिविधियों को, यही कारण है कि वो प्रत्येक चेहरे को देखता है, उनके कर्मों को समीप से देखते हैं, संसार में घटित गतिविधियों को देखते हैं कि शायद वो कहीं मुझे मिल जाए। खोजता हूँ पठार पहाड़ समुद्र, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति, अनिवार्य आत्म संभवा। इसीलिए कवि कहते हैं कि मैं अपनी परम अभिव्यक्ति रूपी उस व्यक्ति को खोजने का प्रयास करता हूँ। कहाँ पर? पठार पर, पहाड़ पर, सागर में भी खोजता हूँ। वह परम अभिव्यक्ति कवि में अपने आप उत्पन्न हुई और वो खो गई है जहां मिल सके मुझे, जहां यानी किसी भी स्थान पर मुझे मिल जाए, मेरी वह खोई हुई, जो मुझसे खो गई है, उस अभिव्यक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। वो परम अभिव्यक्ति है, अनिवार्य है, आत्म संभवा है। यानी कवि कहते हैं कि वो जो अभिव्यक्ति है वो मेरे भीतर ही कहीं है, वो मेरे लिए अनिवार्य है। इसीलिए वो प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक स्थान की जांच पड़ताल भी करते हैं ताकि मैं उसे खोज पाऊं, उसको संभव बना सकूं, अपनी आत्मा में उसे मैं समा सकूं। तो यहाँ पर कवि परम अभिव्यक्ति रूपी व्यक्ति को खोजने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। संपूर्ण कविता मुक्त छंद में है और कवि कहते हैं कि ये अभिव्यक्ति किसी एक व्यक्ति, एक जन की नहीं, संपूर्ण समाज की है, संपूर्ण मानवता की है। प्रत्येक व्यक्ति ने उसे अनुभव किया है। और ये अभिव्यक्ति किसकी है? इसमें भाव क्या है? जन कल्याण का भाव है, मानवता प्रेम का भाव है, जिसे कवि ढूंढ रहे हैं, जिसे कवि खोज रहे हैं और सबके लिए इसे अनिवार्य कहा है। तो आज ये कविता पूर्ण हुई। काफ़ी लंबी कविता थी और मुझे भी काफ़ी समय लग गया, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए उपयोगी होगी और आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।